Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी का एक मॉक टेस्ट जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है, PYQs है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आई होप आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का मॉक टेस्ट। और ये मैंने पूरे चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट क्रिएट किए हैं ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो आज है हमारा पॉलिटी का मॉक टेस्ट उसी हिसाब से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट किसके किसके होने वाला है? SSC, CGL, CHSL एंड फॉर द अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो कंसेप्ट जो है रूल ऑफ द लॉ इंडिया में कहां से अडॉप्ट किया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहां से अडॉप्ट किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूके से किया था। अच्छा, क्या आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो उसके फादर है रूल ऑफ द लॉ, ये किसने इन्वेंट किया था आइडिया? तो क्या है, एवी डायसी ने ये जो है आपका आइडिया इन्वेंट किया था, और बोल सकते हो आप ही इज द फादर ऑफ दिस कंसेप्ट रूल ऑफ द लॉ। अब इंडिया में रूल ऑफ द लॉ है हमारे पास। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारे AK गोपालन जो मामला था, AK गोपालन केस था, उसमें क्या था? इंडिया वॉज फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, बट वो सब क्या था, उसका एक नैरो पर्सपेक्टिव था। तो फिर कौन सा आता है? मेनका केस में, मेनका गांधी केस में क्या होता है कि हमारा क्या लेते हैं हम, अडॉप्ट कर लेते हैं रूल ऑफ द लॉ को। ठीक है, किसको करते हैं अडॉप्ट? रूल ऑफ द लॉ को। ठीक है, और उसके बाद तो ये इट बिकेम द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कब ये पार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर का? इन द केशवानंदा भारती केस 1973 में इसको क्या बना देते हैं? इसको बना देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा द कंसेप्ट ऑफ द दिस रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, कहां से आया है? यूके से आया, एवी डायसी। और ठीक है, आप लोगों ने जो मैंने आपको एक दो केस बताया वो भी नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है, एवी डायसी कंसेप्ट फ्रॉम द यूके इन्फ्लुएंस इंडिया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? कौन सा शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है? एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा जो शेड्यूल है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जिसको पता नहीं है थोड़ा सा मैं बता दूं। एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल विरोधी कानून। अब क्या होता है कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज स्टेब्लिश हो चुकी होती है और जब वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, तो क्या होता है कि उसमें से ना कुछ जो लीडर होते हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत अनस्टेबल हो जाती है, और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए लाया गया था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। किसने लाया था? राजीव गांधी ने लाया था। कब लाया था? 1985 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए लाया था ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी जो हमारी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में बता दिया। अच्छा, अभी आता कौन से शेड्यूल में? ये आता है हमारे 10th शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है। ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है? अच्छा, 11th शेड्यूल में है हमारी क्या है? पंचायत से। और 12th शेड्यूल में है म्यूनिसिपैलिटीज है। और 9th शेड्यूल में हमारे हमारे लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स है। और 7th शेड्यूल में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है। ठीक है, तो ये सभी शेड्यूल है, आपने शेड्यूल सभी लर्न कर लेना है क्योंकि इतने इतने मुश्किल भी नहीं है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी शेड्यूल से आपको पूछ सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन मैंने आपको बताया। अच्छा, एंटी डिफेक्शन के लिए ग्राउंड भी बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड होते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर कोई, देखो पहले मैं आपको थोड़ी सी ग्राउंड बताता हूँ, ग्राउंड कौन कौन से है। अगर कोई लीडर यानी कि वॉलेंटरली क्या करता है, रिजाइन करता है, तो वो भी आ जाता है हमारा एंटी डिफेक्शन के अंदर। ठीक है, एक ग्राउंड बताया मैंने। दूसरा ग्राउंड क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अगर वो अपनी पार्टी की व्हिप के अगेंस्ट जो है वोट करता है, तो भी हो जाएगा, वो एंटी डिफेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
दो हो गया। और अगर क्या है, अगर कोई इंडिपेंडेंट जो है आपका लीडर खड़ा होता है और वो जीत जाता है, ठीक है, कोई सीट जीत जाता है, और उसके जीतने के बाद अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है, तब भी वो एंटी डिफेक्शन के अंदर आ जाएगा, दल बदल विरोधी कानून के अंदर आ जाएगा। मैंने आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट ग्राउंड बताए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पशन भी है, जैसे कि पहले थी 1/3, बट वो अब पहले थी 1/3, अब वो रिमूव कर दी है। कब की है? 91st अमेंडमेंट 2003 के अंडर वो क्या कर दी, रिमूव कर दी है पूरी एग्जाम्पशन, ठीक है। 1/3, हालांकि अभी भी एग्जाम्पशन है। वो अब कौन सी एग्जाम्पशन है? अगर स्प्लिट होती है पार्टी, 2/3 मेंबर अगर पार्टी के स्प्लिट करते हैं, तब क्या हो जाता है, तब वो एग्जाम्पशन मतलब उन्हें छूट प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर वो नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा, और ये मॉक टेस्ट है, मैं आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर से हम टच करेंगे, जितना कि आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। और पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा ही कवर करते चले, जितना भी कोई कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके साथ हम अलग जो दूसरे क्वेश्चन के आंसर है और दूसरे जो ऑप्शन है उनको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने का यही फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 10 शेड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट 1985 मैंने आपको बताया था, राजीव गांधी के टाइम में, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस हुआ था आयाराम गैराम की राजनीति से, ठीक है। हरियाणा में ये वॉज द मिनिस्टर, ठीक है। तो वो ही वॉज चेंजिंग पार्टी, उसने एक दिन में 3 से 4 पार्टी चेंज कर दी थी, इसलिए वहां से इन्फ्लुएंस होकर राजीव गांधी ने ये बना दिया था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच शेड्यूल डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अभी मैंने बात की थी कौन सा जो शेड्यूल है, कौन सी पावर को डिवाइड करता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके, आई थिंक पहले या दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो कौन सा है, ये है हमारा 7th अमेंडमेंट करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। 7th अमेंडमेंट कर सॉरी 7th शेड्यूल करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना है। और कितने टाइप के सब्जेक्ट से मेंशन है? 3 टाइप्स के। कौन से है? स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, एक जो अभी हाल ही के टाइम में ये बहुत ज्यादा टॉकिंग में था ये वाला कंसेप्ट, एक रेजिड्यूरी पावर का, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स का। यूपीएससी ने भी एक आई थिंक क्वेश्चन पूछा था रेजिड्यूरी सब्जेक्ट का। तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स यानी कि रेजिड्यूरी पावर्स क्या है और वो किसके पास है। तो क्या होता है कि जो रेजिड्यूरी पावर्स है हमारी, वो किसके पास है? सेंटर के पास है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेजिड्यूरी पावर्स होता क्या है बेसिकली। तो रेजिड्यूरी पावर्स ऐसी पावर्स होती है, अगर कोई भी लॉ बनाना हो तो कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। अच्छा, अब कौन कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कौन कौन से रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाएंगे, जैसे कि आप ले सकते हो जो आज ही के टाइम में इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो इन्हें रेजिड्यूरी पावर में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अभी इवॉल्व हुए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उस टाइम ये सभी चैलेंजेस हमारे पास नहीं थे, ठीक है। उस टाइम ये सभी चैलेंजेस हमारे पास नहीं थे, बट अब क्या हुआ कि विद द टाइम ये सभी चैलेंजेस हमारे पास आ गए हैं। तो अब उन चैलेंजेस से निपटने के लिए बनाई थी रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स के ऊपर, रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है। रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास है, वो बनाती है इस पे कोई भी लॉ बनाना होगा अगर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? सेंटर लिस्ट बताया, स्टेट लिस्ट बताया, कॉन्करेंट लिस्ट बताया, और साथ ही बताया रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। रेजिड्यूरी भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का है सी, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये तो ठीक है। अच्छा, हम थोड़ी सी जो दूसरी शेड्यूल है ये इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 5th शेड्यूल में क्या है हमारा? व्हाट इज इन द 5th शेड्यूल? 5th शेड्यूल में क्या है? 5th शेड्यूल में है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। और 6th में क्या आएगा? ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। आया समझ में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड, और इसमें क्या है? 6th में है ट्राइबल एरिया। 6th में हमारे 4 ट्राइबल यानी कि 4 ट्राइबल स्टेट्स है, जिन्हें क्या है, कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी गई है। बहुत सारे केसेस में उन्हें क्या है? स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी है। कौन कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उन्हें क्या है? कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी गई है कुछ लॉ मेकिंग के रिगार्डिंग। और अगर कोई भी लॉ सेंटर बनाती है तो वहां पे एक होती है कमेटी, उसके बाद ही जब वो कमेटी अप्रूव कर देती है उसके बाद ही वहां पे क्या होता है? वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो ये है 6th शेड्यूल में। और 5th
शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज जैसे दूसरे के आते हैं इसमें, ठीक है। तो और एट्थ है, एट्थ शेड्यूल क्या बताता है हमारा, एट्थ शेड्यूल बताता है हमें लैंग्वेजेस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनली कितनी लैंग्वेज है हमारे इधर, कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। 22 लैंग्वेज हमारा क्या एट्थ शेड्यूल बताता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ बता दिया, सिक्स बता दिया, सेवन बता दिया, एट बता दिया। तो इसमें यही है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया है, तो आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का यूनियन मैंने आपको बता दिया था। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं तो ये कहां से आया, क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट है। किसने स्टैब्लिश किया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कब बनाया था, केशवानंदा भारती केस में इस कंसेप्ट को लाया था। केशवानंदा भारती केस में 1973 में। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो पार्लियामेंट हमारी अमेंड नहीं कर सकती है, किसी भी लॉ के अंदर किसी भी कोई भी अमेंडमेंट करके हमारी पार्लियामेंट उसे अमेंड नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो है। किसने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने लाया था। कब लाया था, 1973 में। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर वो मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में ज्यादा डीप टच नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि गोलकनाथ केस आता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें आते रहते हैं, और फिर एंड में 1973 में जब ये जजमेंट आता है हमारा, कौन सा, केशवानंदा भारती केस वाला, ठीक है। तो कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कौन कौन सा पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या जुडिशियल रिव्यू है, यस, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई सारे केसेस की जजमेंट में, ठीक है। फेडरलिज्म है, यस, फेडरलिज्म भी क्या है, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीपीएसपी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो डीपीएसपी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, हालांकि सब में ही, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। तो क्या हो जाता है, ये डीपीएसपी में अमेंडमेंट की जा सकती है, और ये क्या हो जाता है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का जो, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा, सेक्युलरिज्म भी है, सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 2 और 4, 1 2 और 4, ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेक्युलरिज्म तो है ही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4। अगला चलते हैं, ए वुड बी द राइट आंसर यहाँ पे लिखा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के लिए इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब आप सभी लोगों को मैं एक बताता हूं, आप लोगों ने इसे रट लेना है, ठीक है। क्या है कि कुछ एक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है जो ओनली ऑन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। कौन कौन से है, 15 16 19 29 30। ध्यान से सुनना, 15 16 19 29 30, ये आप लोगों ने लर्न कर लेना है। और ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। 15, फिर से एक बारी, 15 16 19 29 30, 15 16 19 29 30, आप इसे रट दो, ठीक है। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के लिए कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से राइट जो है अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए। तो इसमें क्या पूछा है कि राइट नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, फॉरेनर के लिए कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है। 15 16 19 29 में से 19 आपको यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो सी क्या हो जाएगा, ये नहीं अवेलेबल फॉरेनर के लिए, ये है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए। तो आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है, राइट एक्सक्लूसिव टू इंडियन सिटीजन, आप लोगों ने ये भी देख लेना है, ठीक है। 19 29 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखे भी है 19 के अंदर जो है 15 16 19 29 एंड 30 देख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने खाली, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में कोई स्टेटमेंट से देखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, प्रॉपरली पढ़नी होती है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्या प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है? बिल्कुल सही है, नॉमिनली तो है। रियल कौन है हमारा? बेसिकली कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल होता है प्रेसिडेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, सही बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही हमारे प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और, प्रेसिडेंट के पास क्या है कि जो जितनी भी पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो क्या है कि वो यूज तो करता है, और किसके कहने पे करता है? सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के कहने पे ही करता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो उसकी पार्डनिंग पावर है वो भी हमारा प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हमारे काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर की वजह, ठीक है। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का अप्रूवल भी वहां पे मैंडेटरी होता है। अच्छा, तो थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपनी वीटो पावर के अंदर रिजर्व रख सकता है? तो ये नहीं रख सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। पॉकेट वीटो को प्रेसिडेंट सॉरी, पॉकेट वीटो का पावर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं कर सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या है? प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ये बात सही है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है बिल कंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। तो इसमें क्या पूछा था? हमें पूछा था इसमें कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन सी इसमें सही हो जाएगी हमारी? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 ओनली। ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। आप लोगों ने यहाँ थोड़ा सा देख लेना है। जो अच्छा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी रिलेटेड अमेंडमेंट होते हैं उसमें मैंडेटरी असेंट देना होता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, मैंडेटरी होता है। मस्ट, प्रेसिडेंट मस्ट गिव देयर असेंट टू द बिल, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी द होल्डर असेंट एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, मैंने थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? तो क्या है? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, प्रियम्बल तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सेकंड क्या है? इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। देखो, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक और बात बताता हूँ कि जो हमारा प्रियम्बल है, ये क्या है कि प्रियम्बल भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट क्या है कि पूरा प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पार्ट में प्रियम्बल के कुछ पार्ट में आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है। और जो कुछ दूसरा पार्ट बचता है उसमें क्या है कि उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आप देखो सेकंड स्टेटमेंट, इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। क्या अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, यानी कि किया तो जा सकता है, पर पूरा प्रियम्बल 368 के अंदर जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है प्रियम्बल, ठीक है। आया समझ में? तो सेकंड भी जगह सही है हमारा। अब थर्ड क्या है? इट इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये इन्फोर्सेबल भी है? कोई लॉ के द्वारा कोई इन्फोर्सेबल है ये? तो नहीं है ना ये। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि क्या लिखा है यहाँ पे? तो क्या है ये? इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी लॉ इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट में ये किसी भी लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। तो इसकी सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 की? ओनली 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली द राइट आंसर, ठीक है। देख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट इन द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है प्रियम्बल। तो चलते हैं अब नेक्स्ट भी, ठीक है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? देखो, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें? देखो, होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा में ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए जो है सही हो जाएगी। और इसमें क्या पूछा है? हमें नहीं पूछा है ना, ये भी देख लेना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। और फिक्स टेन्योर होता है क्या? ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फिक्स टेन्योर, चलो उसको अभी रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, होल्ड पे। अब सी देखते हैं, डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है। अब लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है, सही बात है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है ना, लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडर कौन था? प्राइम मिनिस्टर होता है, हाउस का नेता होता है ना, सदन का नेता, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सी राइट नहीं है? फिक्स टेन्योर नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स टेन्योर? अच्छा देखो, ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाएगी? वैसे तो हमने इसको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व किया, बट फिक्स टेन्योर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि परमानेंट नहीं है, फिक्स टेन्योर नहीं है। लोकसभा अपने टाइम से पहले भी डिस्कार्ड की जा सकती है, कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, क्या हमारी लोकसभा जो परमानेंट हाउस है, नहीं, वो क्या हो जाता है, वहां पे गवर्नमेंट बनती रहती है, गिरती रहती है, तो क्या हो जाएगा? तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि टाइम आने से पहले भी की जा सकती है। हालांकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, फिक्स टेन्योर रहता है उसका। ठीक है, फिक्स टेन्योर रहता है, परमानेंट हाउस है। ठीक है, हालांकि हर तीसरे वर्ष जो है उसके मेंबर री इलेक्टेड होते हैं, तो वो अलग बात है, बट जो हमारी लोकसभा है वो उसका फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका सही थर्ड का वुड बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, फिक्स टेन्योर। ठीक है, फिक्स टेन्योर का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम फीचर का होता है ये। ठीक है, फिक्स टेन्योर किसका फीचर होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर होता है। तो हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर ये नहीं होगा, फिक्स टेन्योर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑन कैग। कैग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कैग होता क्या है? कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। कौन से आर्टिकल में आता है? 148 आर्टिकल में आता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको दो चीजें बता दी, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। बाकी कैग का काम तो आप सभी बच्चों को मालूम ही होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रिमूव्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस। क्या कैग को भी वैसे ही रिमूव किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को किया जाता है? तो देखो, इसमें पहले स्टेटमेंट तो है सही, क्योंकि कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ही तो करता है। और सेकंड क्या है? रिमूव। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वैसे ही इसको भी रिमूव किया जाता है। क्या करता है? कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर। सही बात है, ऐसा काम क्या होता है? एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर देखा, उसको एनालाइज करना है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ये होता है इसका। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओ, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पास। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आई डोंट नो इसमें ये क्या किया है, नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे कर दिए क्वेश्चन में। मैं देख रहा हूँ कभी 7 क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर, कभी क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, बट हमें उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आपको कंटेंट मिल रहा है वो देख लेना है आपने। ठीक है, इसमें नंबरिंग ऊपर नीचे कर दी गई है पूरी। क्वेश्चन में 1 का 2, 2 का 3, 3, 4 आगे पीछे हो चुके नंबरिंग। ठीक है, तो वो नहीं देख लेना आप लोगों ने क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है, कंटेंट देखना है आप लोगों को अपना। ठीक है, कि आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हम अब बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर अगला जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही बोलेंगे खाली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या फाइनेंस फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल सही बात है। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 280 280 के अंदर आता है ना ये फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के अंदर आता है। नीति आयोग क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में है?
नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब यूपीएससी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही बात है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में, 315 से 323 तक है ना, 323 तक है। तो यूपीएससी भी है और फाइनेंस कमीशन भी। किसमें है, इसमें ये 280 में, और ये वाला यूपीएससी हमारा 308 से चलता है, वैसे 308 से 323 तक। ठीक है, तो 1 और 3 कौन सा हो जाएगा इसका, ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, मैंने थोड़ा सा लिखा है, देखो यहाँ पे आर्टिकल 280 के अंदर है, और जो यूनियन है 315 से 323 के बीच है, 315 से 323 के बीच है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी स्पेसिफिकली। ठीक है, सिविल सर्विस 308 से, बाकी जो ये हमारा यूपीएससी ये आया 315 से 323 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस कौन लेके आता है, कौन पास करता है, सॉरी कौन लेके आता है। तो देखो किसके पास पावर है, पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास है एंड गवर्नर के पास है। अब जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो है कौन से आर्टिकल के अंदर है, वो है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर है। 123 के अंदर प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोमलगेट एनी ऑर्डिनेंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकता प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, तो अच्छा ये होता है हमारा ऑर्डिनेंस से जो प्रेसिडेंट आता है 123 के अंदर। अब 123 के अंदर लेके आता है, तो अब क्या होता है कि उसकी टाइम लिमिट कितनी होती है, उसकी टाइम लिमिट होती है बेसिकली 6 मंथ की, और 6 मंथ के बाद जब हाउस का सेशन बैठता है फिर होती है उसकी 6 वीक्स की। ठीक है, 6 वीक्स की उसके बाद, तो ये टाइम लिमिट होती है उसके अंदर। इसको क्या होता है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए, तभी वो लॉ रहता है। अच्छा, और प्रेसिडेंट क्या कंडीशन में ला सकता है ये, या तो दोनों में से कोई एक भी हाउस का सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, या सिर्फ एक का चल रहा है, एक का सेशन नहीं चल रहा है। तो 2 ग्राउंड है इसको लाने के लिए। ठीक है, 2 कंडीशन होनी चाहिए इसको लाने के लिए, तब प्रेसिडेंट इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ द हाउसेज ये लेके आते हैं प्रेसिडेंट हमारे। 123 में प्रेसिडेंट लाते हैं और 213 में हमारे गवर्नर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैंने आपको ऑर्डिनेंसेस के बारे में बता दिया, तो अब क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। ऑर्डिनेंसेस हैज सेम फोर्स एज लॉ, बिल्कुल सही बात है, वही उसकी जो फोर्स रहती है जो एक लॉ की रहती है। ठीक है, इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यही सही बात है, 6 मंथ के बाद इसे क्या है पार्लियामेंट में रखना होता है, बिफोर द पार्लियामेंट रखना होता है। ठीक है, इट इंसीज आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम री असेंबली, सही बात है। देखो मैंने भी आपको ये भी बताया था, 6 वीक वाला कंसेप्ट भी बताया था ना, री असेंबली जब पार्लियामेंट का सेशन बैठ चुका है उसके बाद 6 वीक होती है हाईएस्ट टाइम लिमिट, उसके अंदर हो जाना चाहिए अप्रूवल। तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 वुड बी राइट आंसर, तो इसमें एक में दिख रहा है ये हो सकता है, तो ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, 1, 3 और 4, ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मनी बिल। ठीक है, मनी बिल क्या होता है, मनी बिल देखो क्या है, मनी बिल 110 के अंदर होता है। ठीक है, आर्टिकल 110 के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या होता है मनी बिल, मनी बिल होता है कोई भी बिल जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मनी बिल। और उसको कौन स्टैब्लिश करता है, वो करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास पावर होती है किसी भी बिल को एक मनी बिल स्टैब्लिश करने की। ठीक है, सिर्फ उसका किसका फैसला होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का फैसला होता है। और ऐसे बिल को पास करने से पहले क्या क्या कर लिया जाता है कि प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली जाती है, उसके बाद वो बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, और जब प्रेजेंट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा के पास उसमें लिमिटेड पावर्स होती है, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी 14 दिन के अंदर। जब रिकमेंडेशन अगर नहीं देती है तो फिर भी वो बिल पास ही माना जाता है। तो ये है मनी बिल, इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है हमारी पार्लियामेंट यानी कि अपना हमारी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मनी बिल। तो अब इसका क्या है, सर्टिफिकेशन बाय स्पीकर इज फाइनल, अभी मैंने आपको बताया था, सही बात है, फाइनल होता है किसका सर्टिफिकेशन, स्पीकर का। जुडिशियल रिव्यू इज कंप्लीटली बार्ड, तो देखो ये तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, कंप्लीटली बार्ड नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। और जुडिशियल रिव्यू जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्सट्रीम वर्ड दे दिया है, और जहां पे भी एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन दे दी जाती है बेसिकली वो यूपीएससी में तो गलत हो ही जाते हैं क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 50 to 90% हो जाते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कंप्लीटली बार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, दूसरा गलत कर देते हैं। और थर्ड क्या है, राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स। सही बात है, राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर सकती है अमेंडमेंट, सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट को सजेस्ट करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड, अच्छा अभी फोर्थ भी तो है, फोर्थ स्टेटमेंट भी तो है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट तो दे देता है असेंट, क्योंकि जब उसकी ही परमिशन से वो लाया जाता है। तो 1 3 है 4, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए वुड बी राइट आंसर, ठीक है, सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आर्टिकल 356। अच्छा, अब आर्टिकल 356 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 356 में आपको पता होगा कि 352, 356 और 360 में क्या था हमारा, इमरजेंसी थी। तो ये क्या है, 356 में है, पहली इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, फिर आती है प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो किसमें आएगा प्रेसिडेंशियल रूल, सेकंड पे है 356, तो 356 पे आता है हमारा प्रेसिडेंशियल रूल आता है, ठीक है। तो ठीक है, 356 में आएगा प्रेसिडेंशियल रूल आता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें पूछा है रिगार्डिंग 356 के, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट की नंबरिंग में नहीं की गई है, क्या ही मॉक टेस्ट बना दिया है आज, क्या ही कर दिया है ये, क्या ही कर दिया है, कोई भी नंबरिंग नहीं डाली है, कोई भी नंबरिंग नहीं डाली है, क्या ही कर दिया है। चलो, बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट ओनली, क्या ये गवर्नमेंट रिपोर्ट पे ही लगता है? फिर से यहाँ पे एक एक्सट्रीम दे दी है आपको इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर भी एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन दे दी जाती है वो जहां तक गलत ही रहता है। तो ये क्या हुआ, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट गवर्नर्स रिपोर्ट ओनली, तो क्या ओनली गवर्नर रिपोर्ट पे ही वो लगाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत हमारा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल को लगाने की कोई और भी रीजन हो सकते हैं, अगर क्या पता वो माल फंक्शन हो, मालाफाइड हो, बैड इंटेंशन से लगाया गया हो, तब भी क्या हो जाता है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, पार्लियामेंट अप्रूवल विद इन 2 मंथ, ये भी सही है। कितने मंथ के अंदर क्या होता है अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड वुड बी द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पार्लियामेंट, यहां पर भी नंबरिंग नहीं की है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं क्या कर दिया है, आप लोगों के लिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। तो मैं ही नंबरिंग कर देता हूं, क्या है इसमें, अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर, सही बात है। कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर करता है जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, स्पीकर उसको प्रिसाइड करता है, ठीक है। और जॉइंट जो सिटिंग होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इट अप्लाइज टू मनी बिल, क्या मनी बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? तो नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था कि क्या पता क्या है इसमें, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड ये 2 स्टेटमेंट भी है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी गलत, क्या मनी बिल पे कोई जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी? नहीं बुलाई जाएगी। इट अप्लाइज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी जो है जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही है, ओनली ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही राइट है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल्स यहाँ पे लिखा भी है, ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है, ना ही मनी बिल में और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड अमेंडमेंट्स में बुलाई जाती है ये, ठीक है। अब अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्ली बार्गेनिंग,
सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है। तो प्ली बार्गेनिंग होता है हमारा जब कोई क्रिमिनल है, कोई ऑफेंस कर देता है, यानी कि वो कोई गलत काम कर देता है, तो क्या होता है कि वो कोर्ट के पास जाता है और अगर वो क्या करता है कि वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर देता है, यानी कि उसने जो क्राइम किया है वो उसे एक्सेप्ट करेगा। और जो उसकी एक्सेप्टेंस देख के क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कोर्ट क्या करते हैं जब उसकी सजा को कम कर देते हैं इनको। ये क्यों दी जाती है, प्ली बार्गेनिंग दी जाती है स्पेशली जब कोई क्रिमिनल अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है तो उसकी सजा उसमें कम हो जाती है प्ली बार्गेनिंग के अंदर, ठीक है। उसकी ईमानदारी देख के, ठीक है, उसकी सजा को कम कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सजा को कम कर देता है प्ली बार्गेनिंग के अंदर। और ये क्या है, ये डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का, कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब जो ये प्ली बार्गेनिंग वाला कंसेप्ट है हमारा, ये कुछ ही स्पेसिफिक केस में एम्प्लाई करता है, जैसे कि अगर कोई भी क्राइम, ऐसा क्राइम किया गया है जिसमें सजा होनी चाहिए 7 साल से नीचे, तभी मिलती है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। अगर सजा 7 साल से ऊपर है तब प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जा सकती, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग 7 साल से नीचे दी जाएगी, 7 साल की सजा से नीचे दी जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, और प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाती ऐसे क्राइम्स में जो अगेंस्ट होते हैं किसके, वुमेन्स के हो गए और चाइल्ड के हो गए, ठीक है। चाइल्ड और वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब क्या है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? क्या आप लोगों ने पढ़ा है ये कभी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत। सेकंड क्या है, इंट्रोड्यूस थ्रू सीआरपीसी अमेंडमेंट, यस। सीआरपीसी एक्ट में अमेंडमेंट हुई तब लाई थी प्ली बार्गेनिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। क्या है, सीआरपीसी, सीआरपीसी अमेंडमेंट के थ्रू जो है, जब सीआरपीसी एक्ट में अमेंडमेंट लाई थी तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एप्लीकेबल इन ऑल क्रिमिनल केसेस, अभी मैंने बताया आपको कि सभी क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। पहला भी है हमारा गलत और हमारा थर्ड भी है गलत, क्योंकि ऑल क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है, अभी बताया। तो एम टू रिड्यूस पेंडेंसी, बिल्कुल इसके लाने का, इसके लाने के पीछे यही रीजन था, हमारे कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या लाया था, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सीआरपीसी अमेंडमेंट में, ठीक है। इसीलिए किया गया था ये, ठीक है, ताकि जो थोड़ा कोर्ट का बर्डन है वो भी थोड़ा कम हो जाए, इसलिए लाया गया था ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सही, जितने भी, क्यों, क्योंकि पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उन पेंडिंग केसेस को निपटने के लिए ये वाला लाया था। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से सही है, इसमें सेकंड सही है एंड फोर्थ सही है, तो सेकंड एंड फोर्थ, ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। सेकंड और फोर्थ इसके सही, ठीक है, ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द क्वासी फेडरल नेचर। अच्छा, ये टर्म दिया यहाँ पे क्वासी फेडरल नेचर वाली, ध्यान से देख लेना आपने, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं हम, स्टेटमेंट क्या कह रही है, टर्म यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म यूज की गई है कहीं भी, क्वासी फेडरल नेचर वाली, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टर्म यूज की गई है हमारी, आर्टिकल 1 में है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। वहां पे ये स्टेटमेंट, ये टर्म यूज नहीं की गई है, यूनियन ऑफ द स्टेट टर्म यूज की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी गलत हमारी। सेकंड क्या है, इंडिया इज मोर यूनिटरी देन फेडरल, ये बात ठीक है। तो इंडिया क्या है, यूनिटरी है ज्यादा फेडरल से। अब तो स्टेटमेंट थ्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी, यूनिटरी बन सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है जब क्या होता है, कोई भी तरह की इमरजेंसी लगती है, सेंटर के पास बहुत सारी पावर होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है जब क्या होता है, इमरजेंसी लगती है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जाएगी सही, तो इसका हो जाएगा ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आज के लिए हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, ज्यादा टफ नहीं थे। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट जो मैंने बताए आप लोगों के समझ में आए होंगे।
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट जल्दी ही पॉलिटी के मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, थैंक यू।